जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी नए टॉपिक्स हैं उनको लगातार हम अपनी सीरीज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में आप देख सकते हैं बिल्कुल राइट हैंड साइड कॉर्नर पर लिखा हुआ है, ये लेक्चर नंबर 15 है दोस्तों। और इससे पहले भी मैं 14 लेक्चर्स कंप्लीट करवा चुका हूं इस सीरीज़ में। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें क्लिक करिए। उसके अंदर मात्र 4 प्लेलिस्ट आपको दिखेंगी, 2 मैम की प्लेलिस्ट होंगी और 2 मेरी प्लेलिस्ट होंगी। तो उनमें से एक प्लेलिस्ट का नाम है एमपीपीएससी प्रीलिम्स न्यू टॉपिक्स 2024 और यही है वो सीरीज़। तो अपने सारे लेक्चर्स को ज़रूर कंप्लीट करिए और जितने भी नए टॉपिक्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं सिलेबस को देखते समय, वो सारी समस्या आपकी इस सीरीज़ के साथ हो जाएगी ख़त्म। चाहे वो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर वो एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से हो, सब कुछ मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है। दोस्तों, आज एक बड़ा ही खास टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये प्रीलिम्स के नज़रिए से आपके यूनिट नंबर 3 का जो है बेसिकली पार्ट है, ठीक है। और यूनिट नंबर 3 में हमारा क्या आता है, इंडियन ज्योग्राफी का बेसिकली जो है सेक्शन हमको देखने को मिलता है। अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो टॉपिक का नाम हमको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, तो टॉपिक का नाम नज़र आ रहा है एल नीनो, ला नीना, और इसी के साथ साथ एक और शब्द लिखा हुआ है सदर्न ऑस्किलेशन, हिंदी में जैसे हम दक्षिणी दोलन कहते हैं। एल नीनो और ला नीना को तो हिंदी में हम एल नीनो और ला नीना ही कहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सदर्न ऑस्किलेशन को दक्षिणी दोलन कहते हैं, तो वो मैंने वहां पर मेंशन किया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जब ये नया सिलेबस आया था, और हाँ मैं आपसे पहले ही कह दूं कि आज की वीडियो हो सकती है कि 30 मिनट की ना होके 40 मिनट या 50 मिनट की हो जाए, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि ये वीडियो अगर आपने देख ली ना, तो मैं आज आपको ज्योग्राफी का ऐसा एक्सपीरियंस करवा दूंगा। आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स हो सकते हैं जो शायद आज मेरे ज़रिए या मेरे से पहली बार ज्योग्राफी जैसा कोई सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको इस लेक्चर में इस कदर संतुष्ट कर दूंगा कि आप बेबस हो जाएंगे। और ना चाहते हुए भी नहीं कहूँगा, वो एक नकारात्मक शब्द है, आप अपनी पूरी इच्छा से हमारे मेंस के जो ऑनलाइन कोर्स है उसका आप ज़रूर पार्ट बनेंगे, ये मेरा वादा है। आज का पूरा लेक्चर आप देख लो और आपकी आत्मा तृप्त ना हो जाए तो बताइएगा फिर, ठीक है। चलिए, अब देखो, वैसे तो जब सिलेबस बदला तब लोग काफ़ी परेशान हुए, बच्चे काफ़ी परेशान हुए कि अरे यार, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ते थे 2023 तक, वो तो हमारी सारी बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं है। ये जो आप टॉपिक देख रहे हो ना, ये बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी के ही टॉपिक हैं। 2023 का जब मैं ऑफलाइन बैच पढ़ा रहा था या ऑनलाइन बैच पढ़ा रहा था, तो उस दौरान मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगभग 60 से 70 लेक्चर इन्वेस्ट करे थे। आप 2-2 घंटे के अप्रॉक्स मान लो, 2-2.5 घंटे के, मतलब 150 घंटे इन्वेस्ट किए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो अब ऐसा नहीं है कि वो सारे वेस्ट चले गए। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमको बताते हैं कि जी हाँ, वो हमारी सारी मेहनत बिल्कुल वेस्ट नहीं गई। और आज उसके साक्षात मैं आपको दर्शन करवाऊंगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आज भी बहुत कम क्वांटिटी में बरकरार है हमारे सिलेबस में, परंतु है बरकरार। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर को मैंने कुछ पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। ध्यानपूर्वक आप इन पार्ट्स को जो है देखिएगा, बिल्कुल जीरो से समझेंगे। जी हाँ, बिल्कुल जीरो से ही समझने वाले हैं आज हम। आपके ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से हिले हुए हैं, टूटे हुए हैं, ध्वस्त हैं, उस बात से हमको कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आज हम इतनी बारीकी से चीज़ों को उठाएंगे कि सबसे पहले आपको क्या बताएंगे सबसे पहले आज हम आपको सिखाएंगे कि हाई प्रेशर क्या होता है और लो प्रेशर क्या होता है, उच्च दाब और निम्न दाब, ये क्लियर करेंगे। उसके बाद जो एक शब्द यूज होता है विंड, जिसको हम हिंदी में पवन कहते हैं, वो क्या चीज होती है वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद पवन की जो दिशा होती है, विंड का जो डायरेक्शन होता है, वो कैसे डिसाइड होता है, ये आपको समझाएंगे फिर हम। क्योंकि इनके बिना अगर आपको मैं डायरेक्टली ला नीना क्या होता है और एल नीनो क्या होता है इस पर सीधे जंप करवा दूंगा,
तो ये हमेशा के लिए आपके बेसिक्स हिले रह जाएंगे और कभी भी मजबूताई इनमें आ नहीं पाएगी और आपको अपना लेवल भी पता नहीं चल पाएगा कि भले ही आप अभी तक ज्योग्राफी जैसे भी कहीं से भी जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं, क्या आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, आपको अच्छे से पढ़ाया गया है या नहीं है, तो वो आपको सारा आज इस वीडियो में क्लियर होगा मामला। उसके बाद हम देखेंगे कि सामान्य परिस्थिति में क्या होता है, ला नीना की परिस्थिति में क्या होता है, एल नीनो की सिचुएशन में क्या होता है, सदर्न ऑक्सीलेशन यानी कि दक्षिणी दोलन की स्थिति में क्या होता है, और फिर अंत में हम लोग समझेंगे कि ला नीना और एल नीनो का इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और फिर ये हमारा लेक्चर होगा समाप्त। बिना किसी देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या होता है, और उसको याद रखने की मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर भी एक तरफ समुद्र है, वहां पर भी दूसरी तरफ समुद्र है। यहां पर जो सूरज भाई साहब हैं वो बड़े ही खुश हैं, तो ज्यादा गर्मी नहीं है, तो साफ क्या लिखा हुआ है, गर्मी जो है कम है। वहां पर जो सूरज दादा है वो बहुत ही गुस्से में है, तो वहां पर गर्मी ज्यादा है। ये दो चीजें तो आई होप कि आपको समझ में आ रही हैं। अब देखिए होता क्या है, जब गर्मी कम होती है, जब गर्मी कम होती है तो सीधी सी बात है पानी कम गर्म होगा, पानी कम गर्म होगा, गर्मी कम है तो पानी ज्यादा गर्म हो नहीं पाएगा, पानी ज्यादा गर्म हो नहीं पाएगा तो वो एवापोरेट होके भाप बन के ऊपर नहीं जाएगा, वो भाप बन के ऊपर नहीं जाएगा तो सारी की सारी जो हवा है, बेसिकली यहां पर हम सिर्फ पानी के भाप बन के ऊपर जाने की बात नहीं कर रहे, हम यहां पे हवा की भी बात कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक वापस मेरे शब्दों को सुनिएगा। अगर गर्मी ज्यादा है तो जो हवा है वो गर्म होके ऊपर जाएगी, और अगर गर्मी ज्यादा नहीं है तो हवा गर्म हो नहीं पाएगी और ऊपर जा नहीं पाएगी। ठीक है, जब हवा गर्म नहीं हो पाती है तो सारी की सारी हवा नीचे बैठी रहती है, और जब सारी की सारी हवा नीचे बैठी रहती है तो उस जगह पर जो दाब है, जो प्रेशर है, वो क्या हो जाता है, काफी हाई हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि हवा गर्म होके ऊपर गई नहीं, सारी की सारी हवा नीचे बैठी है। तो जब सारी हवा नीचे बैठी है तो ऑटोमेटिक सी बात है, प्रेशर कैसा रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। तो इससे आपने क्या चीज सीखा, यहां पर जो सिचुएशन है, यहां पर कंपैरेटिवली ठंड तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ठंड लिख देता हूं, गर्मी कम है। गर्मी कम है तो हवा गर्म होके ऊपर जाएगी नहीं, और सारी की सारी जो हवा है वो नीचे बैठी रहेगी, और इतनी सारी हवा जब नीचे बैठी रहेगी तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो प्रेशर क्रिएट होगा, वहां पर जो दाब क्रिएट होगा, वो कैसा क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ओके, सूरज दादा नाराज है, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है तो हवा जो है वो गर्म होके ऊपर की ओर भागेगी, और जब देखो सारी की सारी हवा गर्म होके ऊपर की ओर भाग जाएगी तो नीचे जो है काफी कम हवा बचेगी। नीचे हवा काफी कम बची है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगा, और नीचे कैसा प्रेशर पाया जाएगा, नीचे लो प्रेशर पाया जाएगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं। यहां पर गर्मी कम है, हवा गर्म हो नहीं पाएगी, सारी हवा नीचे की नीचे बैठी रहेगी, सारी हवा नीचे की नीचे बैठी रहेगी तो नीचे प्रेशर कैसा क्रिएट हो जाएगा, हाई। सारी हवा नीचे बैठी है तो प्रेशर डालेगी वहां पर। यहां पर सूरज दादा नाराज हैं, गर्मी होगी ज्यादा, गर्मी होगी ज्यादा तो सारी हवा गर्म होके चली जाएगी ऊपर, नीचे काफी कम हवा बच पाएगी, और जब नीचे काफी कम हवा बच पाएगी तो ऑटोमेटिकली नीचे प्रेशर कैसे क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नीचे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा लो। इतना आप समझ गए? अब जब आप इसको यहां से आगे लेके जाओ तो ये चीज अपने दिमाग में याद रखना, जहां पर भी टेम्परेचर हॉट है, जहां पर भी टेम्परेचर हॉट है वहां पर हवा क्या होगी, वहां पर हवा ऊपर चली जाएगी, वहां पर हवा क्या हो जाएगी, वहां पर हवा ऊपर चली जाएगी जहां गर्मी है, और जैसे ही हवा ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली नीचे सारी हवा खत्म हो जाएगी, तो नीचे जो प्रेशर बचेगा वो कैसा प्रेशर बचेगा, नीचे जो प्रेशर बचेगा वो लो प्रेशर बचेगा। ठीक है, लेकिन जब माहौल ठंडा है, माहौल ठंडा है तो हवा नीचे ही बैठी रहेगी, हवा गर्म होगी नहीं,
सारी की सारी हवा नीचे बैठी रहेगी, और जब सारी की सारी हवा नीचे बैठी रहेगी तो ऑटोमेटिकली नीचे जो प्रेशर महसूस होगा वो कैसा महसूस होगा, वो हाई प्रेशर महसूस होगा। इतनी चीज आपको समझ में आई। अब मैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में कनेक्शन जोड़ देता हूं दोस्तों, याद रखिएगा। जो हवा होती है ना, हवा तो देखो दो शब्द होते हैं, एक होती है एयर। एयर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हवा। जो हमारे आसपास मौजूद है ये सब क्या है, एयर है, ठीक है। अब एक शब्द होता है क्या, एक शब्द होता है विंड यानी कि पवन। तो हमारा जो पूरा मतलब है वो इससे है। तो विंड क्या कहलाती है, जब हमारी एयर, जब क्या, जब हमारी एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, तब हम इस एयर को, इस मूविंग एयर को, इस चलती हुई हवा को क्या बोलते हैं, विंड। तो जो एयर है वो ठहरी हुई भी हो सकती है, और जो विंड है ये हमेशा चलती होती है। तो जब एयर चलना शुरू करती है, और कहां से कहां चलती है एयर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तब उस चलने वाली एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, यानी कि पवन बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। इसीलिए पहले ही बता दिया है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन दिमाग में जो क्लैरिटी आएगी वो भी फिर बहुत बड़ी वाली क्लैरिटी आएगी। दोस्तों ये देखिए, यहां पर आपके लिए कोई मैंने कसर नहीं छोड़ी है कि किसी भी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट कमजोर रह जाए। विंड डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है, यानी कि विंड कौन से डायरेक्शन में जाएगी, ये तो आपने सीख लिया कि विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, लेकिन किस दिशा में जाएगी वो भी हमको पता लगाना है। तो देखो विंड का डायरेक्शन किन चीजों पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहला क्या होता है, पहला होता है भैया जहां पर हाई प्रेशर है और जहां पर लो प्रेशर है, एक तो इससे डिसाइड हो जाता है। अगर हाई प्रेशर यहां है और लो प्रेशर यहां है तो विंड जो है यहां से यहां जाएगी। अगर हाई प्रेशर इधर है और लो प्रेशर इधर है तो विंड यहां से यहां जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को, इस तरीके से। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे 90% लोग बहुत बेसिक्स के मामले में अधूरे होते हैं, वो क्या है दोस्तों, समझिएगा। मैं पूरा सेंटेंस आपके सामने पढ़ रहा हूं। जो विंड है वो अर्थ पर जिस लोकेशन से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड, और जहां पर जा रही है उसकी स्पीड। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये जो आपको लाल वाला सर्कल दिख रहा है ये क्या है आपकी, ये है आपकी लोकेशन नंबर ए। यहां से विंड ने चलना शुरू किया। अब उसके लिए आपको मुझे एक डायग्राम और दिखाना पड़ेगा, मैं समझता हूं। उसके लिए मुझे आपको अगली स्लाइड पर एक डायग्राम दिखाना पड़ेगा। आपको यह पता होना चाहिए कि जो अर्थ होता है, अर्थ की जो स्पीड है वो हर जगह बराबर नहीं होती। आपको यह पता है कि अर्थ जब एक कंप्लीट अपनी धुरी पर जब एक रोटेशन, एक घूर्ण जब करता है तो उसको कितना समय लगता है, 24 घंटे लगते हैं। इतना हम सभी जानते हैं, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना समय लगता है, 24 घंटे लगते हैं। दोस्तों मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये बेसिक्स शुरू में लग सकते हैं कि अरे यार हमको तो एल लीनो ला नीना पढ़ना था, हम ये क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप पहुंचोगे ना वहां तक, आपको इसकी कीमत पता चल जाएगी। आपको हर एक चीज क्लैरिटी जब मिलेगी तब ये पैसा वसूल कहानी होगी। तो 24 घंटे में एक बार पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर एक रोटेशन, एक घूर्ण जो है वो कंप्लीट कर लेती है ना। हम यहां पर सूरज की परिक्रमा लगाने की बात नहीं कर रहे, अर्थ अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमता है, 24 घंटे लेता है। अब मेरी बात सुनो, जब हम अर्थ के पोल्स पर होते हैं, या तो यहां पर या पोल के करीब होते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है वो कैसा है, छोटा है। लेकिन एक चक्कर कंप्लीट करने में ये भी 24 घंटे लेता है। अब जो अर्थ का पेट है, यानी कि इक्वेटर वाला हिस्सा, आप इसकी चौड़ाई देखो कितनी ज्यादा है, लेकिन ये भी तो 24 घंटे ही लेता है ना एक बार घूमने में। तो आप सोचिए, इतनी कम डिस्टेंस होने पर भी आप 24 घंटे ले रहे हो, और यहां पर इतना ज्यादा डिस्टेंस है तब भी मात्र कितने घंटे लग रहे हैं, 24 घंटे लग रहे हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि अर्थ का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है, ये जो पेट वाला पोर्शन है अर्थ का, ये ज्यादा तेजी से घूमता है, तभी 24 घंटे के अंदर इतना सारा डिस्टेंस कवर कर लेता है।
और ये वाला जो इलाका है ये बहुत धीमे घूमता है, इसीलिए 24 घंटे के अंदर ये बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर पाता है। ठीक है, इसको आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। यहां पर अर्थ के सेंटर पर लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। आप ऊपर जाते जाएंगे, अर्थ की जो बनावट है उसके हिसाब से जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी, और चौड़ाई कम होती जाएगी तो सीधी सी बात है यहाँ पर डिस्टेंस कम होता जाएगा, और डिस्टेंस कम हो रहा है तो इससे सीधी सी बात है कि भैया तुम इतना छोटा सा डिस्टेंस कवर करने में भी 24 घंटे ले रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी जो स्पीड है वो क्या है, वो कम है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां होता है, यहां पर इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास, तो सबसे ज्यादा स्पीड भी अर्थ की यहीं पर होती है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से और देख सकते हैं। ये मैंने बना दिया अर्थ का पेट, और ये है ऊपर अर्थ का क्या, ये अर्थ का पोल है, ये जो ऊपर ध्रुव वाला इलाका होता है वो है। अब इसको अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, यहां से डिस्टेंस देखो यहां तक इतना सा है, और यहां से सेंटर से डिस्टेंस पेट तक का देखो ये इतना है। तो जो बीच वाला अर्थ का ये जो ध्रुवों वाला जो इलाका होता है ये बहुत कम डिस्टेंस है, और अर्थ का जो इक्वेटर वाला इलाका है ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बट ये दोनों ही समय कितना ले रहे हैं, दोनों ये भी इतना डिस्टेंस कवर करने में 24 घंटे ले रहा है, और ये छोटा सा डिस्टेंस कवर करने में भी 24 घंटे ले रहा है। विच मींस क्या, कि जो सेंटर वाला पोर्शन होता है अर्थ का, यानी कि ये वाला, ये तेज गति से घूमता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था कि अर्थ की अलग अलग पोजीशन पर जो गति होती है घूर्ण करने की, जो रोटेशन करने की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, और इस बात से हवा के डायरेक्शन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आइए जरा हम देखें, चलो इसी डायग्राम से एक दफा देख लेते हैं। अब मुझे बताओ, मान के चलो हमारी जो हवा है वो फिलहाल इस वाले इलाके पर है जहां पर गति कितनी है, 1400 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारी हवा को यहां से आना कहां पर है, ये सेंटर वाले इलाके पर, इसकी गति कितनी है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हम कम रफ्तार वाली जगह से ज्यादा रफ्तार वाली जगह पर आ रहे हैं। तो यहां पर होता क्या है, हवा का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार मुड़ जाएगा। अब ये क्यों मुड़ा, ध्यानपूर्वक देखना। आप खड़े हो यहां पर, आपने गेंद फेंकी, लेकिन ये जो नीचे जो और आपको गेंद कहां फेंकनी थी, इस डॉट पर फेंकनी थी, लेकिन चूंकि ये नीचे वाली पट्टी इतनी तेज घूम रही है कि जब तक आपकी ये गेंद यहां पर पहुंचेगी तो ये वाला जो इलाका है वो यहां से खिसक के कहां पहुंच गया होगा, यहां पहुंच गया होगा, या फिर कहें कि आपकी जो चीज है वो पीछे की तरफ जाके गिरी होगी। समझ रहे हैं आप बात को? बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहां पर चल रहा है कि जब आप धीमी गति से तेज गति की ओर आते हो तो जब तक आप नीचे आओगे तो आप नीचे सीधे इस प्रकार से नहीं आओगे, क्योंकि जब तक आप नीचे गिरोगे ना तो ये जो तेज गति है ये आगे खिसक जाएगी और आप कहीं पीछे जाके यहां पे गिरोगे। तो इसी प्रकार क्या होता है दोस्तों कि जो हवा का दिशा है वो इस प्रकार से सीधा ना आके इस प्रकार से पीछे घूम जाता है। उसके बाद अगर आप देखो, आप यहां पर नीचे बैठे हो, यहां पर भी गति धीमी है और यहां पर गति क्या है, तेज है। अब आप यहां से यहां जाने की कोशिश कर रहे हो तो सीधे नहीं जा पाओगे आप अब की बार भी, क्योंकि जैसे ही आप सीधे जाने की कोशिश करोगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो खिसक के यहां पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप गए तो यहां थे लेकिन गिरे हो पीछे जाके। तो यहां पर भी जो आपका जो विंड का डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाएगा। ठीक है, और यही कारण है कि आपको ये जो डायरेक्शंस है ना वो कुछ इस प्रकार क्यों नजर आते हैं। ये देखिए, कभी आपने सोचा होगा कि ये जो विंड है वो सीधे भी आ सकती थी, वो ऐसे सीधे भी आ सकती थी, सीधे भी आ सकती थी, सीधे क्यों नहीं आई, ऐसे बेंड क्यों हुई? तो ये बेंड इसीलिए हुई दोस्त क्योंकि अभी आपने देखा है कि ये जो अर्थ का भूमध्य रेखा है यहाँ पर जो स्पीड होती है सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर ध्रुवों की तरफ जाओगे या नीचे की तरफ पोल्स की साइड जाओगे तो जो स्पीड है वो क्या होती जाती है, जो स्पीड है वो स्लो होती जाती है। और जब भी आप स्लो स्पीड से हाई स्पीड की तरफ आओगे तो नीचे की चीज तेजी से घूम के ऑलरेडी आगे जा चुकी होगी और आपको महसूस होगा कि आप पीछे की तरफ गिर रहे हो। सेम तरीके से यहां से जब आप हाई स्पीड पर जाने की कोशिश करोगे स्लो स्पीड से तो ये जो चीज है वो ऑलरेडी तेजी से आगे निकल चुकी होगी और आपको महसूस होगा कि आप ऐसे जा रहे हो। तो इसीलिए जो हवा का जो रुख है वो इस प्रकार से बेंड हो जाता है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई? बिंदास, क्लियर। देखो ये ऐसी चीजें हैं
जो आपको खुद भी नहीं पता होती कि आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं होता कि क्या हमको ये पता करनी भी थी या नहीं करनी थी, या सिंपल ऐसे ही याद रख लेना था। मैंने अपने मेंस वाले लेक्चर का ये कंटेंट निकाल के आज आपको इस लेक्चर में पढ़ा रहा हूं कि भाई चीज अधूरी नहीं जानी चाहिए। प्रीलिम्स के नाम पर सारी चीज फैक्चुअल नहीं होती दोस्त, बहुत सारी चीज कॉन्सेप्चुअल भी होती है, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको आप हल्के में इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब सुनो, आपने डायरेक्शन वायरेक्शन समझ लिया, हाई प्रेशर समझ गए, लो प्रेशर समझ गए। गर्मी ज्यादा है, सारी हवा ऊपर, नीचे हवा कम पड़ गई, प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो। गर्मी कम है, हवा ऊपर जा नहीं पाएगी गर्म होके, सारी हवा नीचे बैठी रहेगी, नीचे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो प्रेशर कैसा हो गया, हाई। तो हॉट टेम्परेचर लो प्रेशर, कोल्ड टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये हमने सीख लिया। विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, ये सीख लिया। और विंड का डायरेक्शन अर्थ की रोटेटिंग स्पीड की वजह से फर्क पड़ता है उस पर, ठीक है ना। अच्छा, अब ये सुनो, ये जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ला नीना, एल नीनो और ये दक्षिणी दोलन, तो ये सारा का सारा क्यों होता है, ये सारा का सारा ट्रेड विंड्स की वजह से होता है। ट्रेड विंड्स, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रेड विंड्स को हिंदी में कहते हैं व्यापारिक पवन, और ट्रेड विंड्स का दूसरा नाम भी होता है ईस्टर्ली यानी कि पूर्वी पवन। अब पूर्वी पवन इन्हें क्यों कहते हैं, अब ये शब्द याद रखना। यहां पर ये जो ब्लू वाले डॉट आपको दिख रहे हैं, एक तो इस पट्टी पर पूरे और आपको इस पट्टी पर पूरे, तो ये वाला पूरा ईस्टर्लीज यानी कि पूर्वी पवन है, और ये वाली भी ईस्टर्ली यानी कि पूर्वी पवन है। ऐसा क्यों, देखिए जिस डायरेक्शन से ये आ रही है, अगर ऊपर आप उत्तर मान लो, नीचे आप दक्षिण मान लो, यहां पर आप जो है पूर्व मान लो, तो यहां पर जो डायरेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, उत्तर पूर्व। तो ये कहीं ना कहीं ये जो विंड है ये कौन सी दिशा से आ रही है, उत्तर पूर्व। और अगर आप यहां पर इसको कंपेयर करो तो इसको नॉर्थ मान लो, इसको साउथ मान लो, इसको ईस्ट मान लो, तो ये क्या बन जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो ये पवन कहां से चल रही है, ये दक्षिण पूर्व। तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, उत्तर पूर्व से, और इक्वेटर के नीचे दक्षिण पूर्व से आ रही है। तो आ तो पूर्व से ही रही है ना, भले ही उत्तर पूर्व से आ रही हो या दक्षिण पूर्व से आ रही हो, आ तो पूर्व से, पूर्व दिशा से ही रही है। तो इसीलिए इन पवनों का जो नाम है वो ईस्टर्लीज पड़ जाता है, यानी कि पूर्वी पवन पड़ जाता है, या फिर ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवन के नाम से भी इनको हम जानते हैं। दोस्तों पूरा जो खेल है ना, ला लीना, एल नीनो और दक्षिणी दोलन का, ये सारा का सारा हमारी इन ईस्टर्लीज यानी कि पूर्वी पवन के ऊपर ही निर्भर होता है। इसीलिए हमने इनको पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं आपको दो फैक्टर बता दूं कि जो एल नीनो है उसको बॉय चाइल्ड कहते हैं, अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में बॉय चाइल्ड कहते हैं, और जो ला नीना है इसको गर्ल चाइल्ड कहते हैं। या तो इसको गर्ल चाइल्ड भी बोल सकते हैं या फिर लिटिल गर्ल भी बोल सकते हैं, ये फैक्ट आपका आ सकता है, ठीक है। तो एल नीनो बॉय चाइल्ड, याद रखने की बड़ी सिंपल ट्रिक है, एल नीनो में ओ आता है और बॉय में भी ओ आता है, ला नीना में कहीं भी ओ नहीं है, तो इसीलिए बॉय हो नहीं सकता। तो एल नीनो बॉय चाइल्ड, ला नीना या तो गर्ल चाइल्ड बोल दो या लिटिल गर्ल बोल दो, ठीक है। ये फैक्ट हुए। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब कहानी मुद्दा क्या है, एक और आपसे प्रश्न बन जाता है। प्रश्न क्या है कि एल नीनो, ला नीना और सदर्न ऑस्किलेशन यानी कि दक्षिणी दोलन, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये हमारी पृथ्वी पर कहां हो रही हैं, तो उसका भी आंसर, ये मैंने आपका एमसीक्यू भी डिजाइन किया है आज। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं दोस्तों वो प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में हो रही है। आइए एक दफा जरा प्रशांत महासागर समझ लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों इधर, और यहां पर ये आपको ऑस्ट्रेलिया जो है नजर आएगा, ऑस्ट्रेलिया है ऊपर। अब देखो, आप तो 2D मैप पढ़ते हो तो उसमें आपको समझ में नहीं आया, तो 2D मैप पढ़ते हो तो ऑस्ट्रेलिया इधर दिखता है और अमेरिका इधर दिखता है, लेकिन अर्थ तो गोल बनावट में बना हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में जब आप जाओगे तो यहां पर आपको साउथ अमेरिका, ऊपर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट हो गया और ये आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया और इधर साउथ अमेरिका महाद्वीप हो गया। तो इन चारों के बीच में जो हमको महासागर देखने को मिलता है, इसी को दोस्तों हम लोग प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन कहते हैं। और ये एल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑस्किलेशन, ये तीनों की तीनों जो घटनाएं हैं ये पूरे इसी इलाके में दोस्तों जो है हो रही हैं। इसीलिए हमने मैप से इसको पहले ही समझ लिया कि भैया वो जगह भी तो पता लगाओ जहां पर ये सारी घटनाएं हो रही हैं, कि बस घटना के बारे में आपने पढ़ लिया
ठीक है, तो इस मैप को याद रखना, मैं आगे इस मैप को ही जो है यूज करने वाला हूं। तो ला नीना और एल नीनो ये दोनों पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर नॉर्मल परिस्थिति में क्या होता है ना। हमको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर नॉर्मल परिस्थिति यानी कि सामान्य सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, बड़े ध्यान से देखना, होता क्या है, अब आप लोग ट्रेड विंड्स जिसको ईस्टर्लीज या पूर्वी पवन भी कहते हैं, तो ये ऊपर से कहां से आती है, वो एरो उतने सही नहीं बने, ये आती है उत्तर पूर्व से, और नीचे से ये कहां से आ रही है, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट से। तो होता क्या है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या सुनना, स्टेप नंबर 1 में सुनना, लगभग लगभग यहां से, ये जो मैंने लाल कलर की लाइन बनाई है, ये आपकी भूमध्य रेखा है यानी कि इक्वेटर, और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सूरज की गर्मी पड़ती है, यानी कि ये जो पूरा इलाका है ये बहुत ही ज्यादा भयंकर गर्म रहता है। तो आप सोच लो कि ये जो समुद्र के आसपास का ये जो पूरा पोर्शन है समुद्र के आसपास, यहाँ का पानी क्या रहता है, यहाँ का पानी काफी ज्यादा दोस्तों गर्म रहता है। ठीक है, तो इक्वेटर पे होने की वजह से इस पूरे इलाके का पानी ऑटोमेटिकली पहले से ही गर्म रहता है। ठीक है, गर्म पानी कहां से आया वो समझ में आ गया। अब क्या होता है, ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये जो व्यापारिक पवन है, ये क्या करती हैं, पहले तो ये गर्म पानी कुछ इस जगह पर होता है, ये गर्म पानी कहाँ होता है, यहाँ होता है, थोड़ा सा गर्म पानी यहाँ होता है। तो ये जो पूर्वी पवन है, ईस्टर्लीज या फिर ट्रेड विंड्स, एक काम करता हूं मैं अब इनको ईस्टर्ली और पूर्वी पवन ही बोलूंगा, ट्रेड विंड नहीं बोल रहा फिलहाल। तो ये क्या करती हैं, ये जब चलती है ना, तो गर्म पानी को धक्का दे दे के धक्का दे दे के धक्का दे दे के यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास खिसका के ले आती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि मैंने ये लाल कलर का जो पोर्शन है ऑस्ट्रेलिया के पास क्यों बनाया है, क्योंकि इन ईस्टर्लीज ने, पूर्वी पवनों ने, जो गर्म पानी यहां होना चाहिए था उसको खिसका खिसका के ये लोग किसके पास ले आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास दोस्तों ले आए हैं। जहां पर गर्मी होगी, जहां पर गर्मी होगी वहां पर हवा ऊपर की ओर जाएगी, भाप बनेगी, हवा ऊपर की ओर जाएगी। तो हवा ऊपर की ओर जाएगी तो ऊपर बादल भी बनेंगे, ऊपर बादल बनेंगे तो बारिश भी होगी, तो बारिश भी होगी। ठीक है, और एक चीज और मुझे बताओ, ये मैंने आपको पढ़ाया था, जहां पर गर्मी होगी सारी हवा गर्म होके ऊपर जाएगी, नीचे का इलाका खाली हो जाएगा, तो नीचे सिचुएशन कैसी बन जाएगी, लो प्रेशर, क्योंकि सारी हवा तो ऊपर जा चुकी है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। अब हवा ऊपर जाएगी तो बादल भी बनाएगी, बादल बनेंगे तो बारिश भी होगी। तो देखो मैंने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में सामान्य वर्षा यानी कि नॉर्मल रेनफॉल देखने को मिलेगी। अब फिर क्या होता है, ये जो हवाएं हैं ये ऊपर जाती हैं, और ऊपर जैसे जैसे जाती हैं, आपने अगर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाओ तो सबसे ऊपर जो सबसे पहले कौन सी लेयर हमको मिलती है, सबसे पहले हमको ट्रोपोस्फियर मिलती है। तो ट्रोपोस्फियर काफी ठंडी होती है, तो ये जो गर्म हवाएं ऊपर जा रही हैं, ऊपर ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी होके फिर ये वापस नीचे की ओर गिरने लगती हैं। तो हवा यहां से गई, यहां गई, और ये ठंडी होके ठंडी होके ठंडी होके वापस नीचे की ओर गिरती है, और ये सारी की सारी ठंडी हवाएं कहां गिरती हैं, साउथ अमेरिका के ऊपर जो है जाके ये गिर जाती हैं। अब जब सारी की सारी हवाएं दोस्तों साउथ अमेरिका के ऊपर आके गिर रही हैं, जब इतनी सारी हवाएं साउथ अमेरिका के ऊपर आके गिरेगी तो वहां पर प्रेशर कैसा क्रिएट हो जाएगा, वहां पर प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने यहां पर हाई प्रेशर भी लिख दिया है। ठीक है, मैंने यहां पर हाई प्रेशर भी लिख दिया है। और फिर आपको पता है कि हवा कहां से कहां चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब देखो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर वापस आ गई, तो ये पूरी क्या बन जाती है, साइकिल बन जाती है। पहले गर्म पानी की वजह से हवा गर्म हुई, ऊपर गई, ऊपर जाके ठंडी हुई, ठंडी होके यहां गिरी, यहां जाके इतनी सारी हवा गिरी कि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। अब जब हाई प्रेशर क्रिएट हो ही गया है तो हाई प्रेशर से वापस से हवाएं कहां पर आ गई, लो प्रेशर की ओर आ गई। तो इस प्रकार से यहां पर एक साइकिल टाइप की बन जाती है, और यही होती है हमारी नॉर्मल परिस्थिति में जो सिचुएशन होती है वो कुछ इसी प्रकार से चलती है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं दोस्तों, जब गर्म पानी खिसक खिसक के यहां पर आ जाता है ना, तो इसके नीचे का समुद्र में जो ठंडा पानी है वो अपनी जगह बना के इस तरफ खिसक के आ जाता है। मतलब गर्म पानी ऊपर आया तो उसके नीचे जो ठंडा पानी था वो खिसक के ये साउथ अमेरिका के पास पहुंच गया। तो यहां से जो नीचे का ठंडा पानी था वो सारा का सारा ठंडा पानी कहां पहुंच गया, साउथ अमेरिका में पहुंच गया। तो दोस्तों जब ये ठंडा ठंडा पानी साउथ अमेरिका के पास यहां पे पहुंचता है, तो यहां पे साउथ अमेरिका के यहां पे किनारे पे एक कंट्री आपको देखने को मिलता है, पेरू, है ना। तो ठंडे ठंडे पानी में जो मछलियां होती हैं, सैल्मन मछलियां, वो काफी ज्यादा आकर्षित होती हैं। तो यहां पर इतनी गजब लेवल की फिशिंग होती है, इतना पैसा कमाता है पेरू
मछलियां फिशिंग इंडस्ट्री से कि क्या कहने। तो नॉर्मल सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया को रेनफॉल मिलती रहती है बढ़िया आराम से, और जो साउथ अमेरिका वाले हैं यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री बहुत गजब लेवल की चलती है, तो मैंने लिख दिया गुड फिशिंग इन पेरू। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है, समझ गए आप। और इसी नॉर्मल साइकिल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी नॉर्मल साइकिल को हम लोग वॉकर सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वॉकर सेल। हिंदी में भी इसको वॉकर सेल कहते हैं। अब देखो, अब इस नॉर्मल सिचुएशन में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, तब आपका ला नीना बनेगा, और फिर कुछ और बदलाव होगा तब आपका एल नीनो बनेगा। ठीक है, अब आइए, अब आप 70% बेसिक सीख गए हो। अब आगे देखते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन से अचानक से ला नीना कैसे बन गया। तो वो सुनते हैं, समझते हैं। मैंने ऊपर क्या लिखा है? ला नीना में जो कंडीशंस होती हैं यहां पर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पर ला नीना की जगह होना चाहिए था वॉकर साइकिल, होना चाहिए था यहां पर। यहां पे हमको लिखने चाहिए नॉर्मल सिचुएशन। यहां पर ला नीना को कट कर देते हैं और यहां पे हम लिख देते हैं नॉर्मल सिचुएशन, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन बोल दो या वॉकर सेल बोल दो तो वो तो दोनों एक ही चीज है। तो ला नीना में क्या होता है? ला नीना में कंडीशन सेम नॉर्मल जैसी ही होती हैं, बस ऑस्ट्रेलिया का लो प्रेशर और भी ज्यादा लो हो जाता है। समझ में आया? सुनो, अभी तक हमारा ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर कैसा क्रिएट हो रहा था? लो प्रेशर। लेकिन अब जो वो लो प्रेशर है, अब वो लो प्रेशर कन्वर्ट हो गया है वेरी लो प्रेशर में। अब ये क्यों हुआ होगा, सुनिएगा। मैंने क्या लिखा है? व्यापारिक पवन काफी तेज हो गई, यानी कि ये जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं, इनकी जो तीव्रता है जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत तेजी से ये ट्रेड विंड्स चलती हैं, तो ये बहुत सारा गर्म पानी, ये बहुत सारा, अब यहां पर तो पूरा गर्म पानी भरा हुआ है। नॉर्मल तो ट्रेड विंड्स आराम से चलती है, तो थोड़ा सा गर्म पानी खींच के इधर ले आती है, यहां पे नॉर्मल सा लो प्रेशर बनता है। लेकिन अब चूंकि ये ट्रेड विंड्स इतनी तेजी से चल रही हैं, तो यहां का बहुत सारा गर्म पानी, मैंने देखो क्वांटिटी भी ज्यादा दिखाई है, तो बहुत सारा गर्म पानी खिसक के कहां आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाता है। जब बहुत सारा गर्म पानी खिसक के ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाएगा, तो बहुत सारी भाप बनेगी, बहुत सारी हवा ऊपर जाएगी, नीचे कुछ हवा बचेगी ही नहीं। और जब नीचे कुछ हवा बचेगी ही नहीं, तो प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। सारी की सारी हवा, इतना गर्म पानी आ गया, सारी की सारी हवा ऊपर भागेगी, सारी की सारी हवा ऊपर भागेगी, नीचे क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर हो जाएगा। जब सारी हवा ऊपर भाग जाएगी, तो ऊपर भैया बादल भी, अब ये देखो बड़े स्वीट से बादल नहीं है, ये तूफान वाले बादल हैं, बिजली कड़क रही है और तेजी से बारिश हो रही है। जब सारी की सारी हवा ऊपर पहुंच गई, तो ठंडी होके बादल तो बनाएगा, कंडेंसेशन होगा, बादल बनेगा। तो अब यहां पे ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मल बारिश नहीं होगी, अब बारिश देखो कैसी होगी? हैवी रेनफॉल, यानी कि बारिश अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत गजब लेवल की होगी। और क्या निकल के आएंगे? बाढ़ आ जाएगी भैया ऑस्ट्रेलिया में। तो समझा आपने? नॉर्मल सिचुएशन में हवाएं नॉर्मल चलती हैं, गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास नॉर्मल तरीके से आता है, नीचे प्रेशर नॉर्मल क्रिएट होता है, ऊपर बादल भी नॉर्मल होते हैं, तो बारिश भी नॉर्मल होती है। यहां हवा तेज, गर्म पानी ज्यादा, सारी हवा भाप बन के ऊपर, बादल ज्यादा, बारिश ज्यादा, तो ऑस्ट्रेलिया में आ गई क्या? बाढ़। तो ला नीना की परिस्थिति में ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, बाकी फिर अपनी साइकिल तो वो पूरी सेम ही घूमेगी, साइकिल पूरी सेम घूमेगी। अब जब तुम इतनी सारी हवा यहां से ऊपर उठेगी, तो वो सारी की सारी हवा ठंडी होकर यहां पर भी नीचे आएगी। ठीक है, अब देखो, जब सारी हवा नीचे ठंडी होकर यहां पर आएगी, तो इतनी सारी हवा यहां पर गिरेगी साउथ अमेरिका में, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? यहां पर प्रेशर हो जाएगा दोस्तों वेरी हाई। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में हवा अब यहां पर गिरेगी। यहां से जितनी ज्यादा ऊपर जाएगी, वहां पर भी उतनी ही ज्यादा हवा गिरेगी। तो वहां पर नॉर्मल हवा नहीं गिर रही कि हम नॉर्मल हाई प्रेशर बोल दें, बहुत ज्यादा हवा गिर रही है, इसलिए वेरी हाई प्रेशर है। ठीक है, और जब वेरी हाई प्रेशर नीचे बनेगा और बहुत ज्यादा हवा नीचे गिर रही है, तो वहां पर बादल भी प्रॉपर बन नहीं पाएगा। ठीक है, सिचुएशन को समझना है ना, सिचुएशन को समझिएगा आप। इसके और भी मल्टीपल रीजन है कि सारी हवा यहां पर गिर गई, सिचुएशन कैसी हो गई? वेरी हाई, और फिर वेरी हाई से वेरी लो की तरफ हवा चल गई। मैंने वो साइकिल यहां पे बना के दिखाई नहीं है, नहीं तो वो सेम वैसी ही साइकिल बनेगी, बस नॉर्मल लो हो गया है वेरी लो, और नॉर्मल हाई हो गया है वेरी हाई। तो सिचुएशन हो गई है वेरी हाई रेनफॉल, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है बाढ़ आ गया है। अब ये देखो, अब येलो वाले एरो को फॉलो करो, यहां पर बहुत ज्यादा गर्म पानी आ गया, तो इसके नीचे जो बहुत ज्यादा ठंडा पानी है
वो खिसक के कहां पहुंचेगा? साउथ अमेरिका के पास। जब साउथ अमेरिका के पास ठंडा पानी ज्यादा पहुंच जाएगा, नॉर्मल सिचुएशन में साउथ अमेरिका के पास नॉर्मल ठंडा पानी पहुंचता है, अब ज्यादा ठंडा पानी पहुंच जाएगा बिकॉज ऊपर सारा इलाका गर्म पानी ने घेर लिया है। तो जब बहुत ज्यादा ठंडा पानी पहुंचेगा तो आप मुझे बताओ भाप बनेगी क्या? ठंडे पानी में से भाप बनती है क्या? जब ठंडे पानी से भाप बिल्कुल भी बनेगी नहीं तो क्या ऊपर बादल बनेंगे? क्या बादल नहीं बनेंगे। मैंने इसीलिए क्या लगा दिया है? क्रॉस लगा दिया है। और जब बादल बनेंगे नहीं तो बारिश होगी क्या? बारिश भी नहीं होगी। तो साउथ अमेरिका में बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। सूखे को इंग्लिश में ड्राउट कहते हैं। समझ गए आप? तो नॉर्मल सिचुएशन को रिवाइज करते हैं और फिर लानीना को रिवाइज करते हैं। ओके, तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या हुआ बॉस? नॉर्मल सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया, देखो नॉर्मल सिचुएशन में एक एक करके रिवाइज करेंगे कटाकट तरीके से। नॉर्मल सिचुएशन में ये जो ट्रेड विंड्स हैं नॉर्मल चल रही थी, यहां का जो गर्म पानी था नॉर्मल क्वांटिटी में ऑस्ट्रेलिया आ गया, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं आया था। अब उस गर्म पानी के हिसाब से हवाएं ऊपर गई भाप बन के, तो उनसे नॉर्मल बादल बन गए थे। नॉर्मल बादल बन गए थे तो नॉर्मल बारिश हो गई थी। नॉर्मल बारिश हो गई ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लानीना में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी लानीना पे आऊंगा। नॉर्मल हवा ऊपर गई तो नॉर्मल हवा यहां पे नीचे भी आ गई। नॉर्मल हवा यहां पे नीचे आ गई और यहां से यहां पे हाई प्रेशर बन गया और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर हवाएं वापस आ गई। अब चूंकि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन में बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं आया था तो यहां से खिसक के बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी इधर नहीं गया था। अब जब ठंडा पानी बहुत ज्यादा था नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बादल नहीं बने, थोड़े बहुत बादल तो यहाँ पे बन रहे थे, लेकिन थोड़े बहुत बादल बन रहे थे तो यहाँ पे सूखे की कंडीशन भी नहीं आ रही थी। तो नॉर्मल कंडीशन में सब मजा मजा था। अब देखो लानीना में किस किस के साथ बुरा हो गया? लानीना में ऑस्ट्रेलिया के साथ बुरा हो गया क्योंकि हवाएं हुई तेज, बहुत सारा गर्म पानी खिसक के इधर, बहुत सारा गर्म इधर, बहुत सारी भाप ऊपर, बहुत सारी भाप ऊपर, बहुत सारे बादल ऊपर, बहुत सारे बादल ऊपर, बहुत सारी बारिश ऊपर, बहुत सारी बारिश, तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा गर्म पानी इधर तो इसके नीचे का बहुत ज्यादा ठंडा पानी इधर। पानी जब बहुत ठंडा होगा भाप बनेगी नहीं, भाप बनी नहीं, बादल आए नहीं, बादल आए नहीं, नीचे सूखा पड़ गया। तो यहां पर पड़ गया सूखा और यहां पर पड़ गई बाढ़। तो ला नीना में हमेशा याद रखना है, ला नीना में ऑस्ट्रेलिया में आती है बाढ़ और साउथ अमेरिका साइड में क्या आता है? सूखा। ठीक है, क्वेश्चन जब आते हैं ना तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया या साउथ अमेरिका नहीं पूछते, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं पैसिफिक ओशियन की वेस्ट साइड और पैसिफिक ओशियन की ईस्ट साइड, यानी कि पूर्व दिशा। तो पैसिफिक ओशियन के वेस्ट साइड में ला नीना की परिस्थिति में आती है बाढ़ और पैसिफिक ओशियन के, सॉरी ये तो वेस्ट साइड हो गई ना, तो पैसिफिक ओशियन के पश्चिम दिशा में वेस्ट साइड में आती है बाढ़। किस परिस्थिति में? ला नीना में। और पैसिफिक ओशियन के पूर्व दिशा में ईस्ट साइड में ला नीना की सिचुएशन में पड़ जाता है सूखा। इतना क्लियर हो गया? अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ला नीना के बाद एल नीनो। ला नीना की परिस्थिति को जस्ट उल्टा कर दो तो एल नीनो बन जाता है। होगा क्या? सुनना, ये जो सारा का सारा गर्म पानी है ये ऑस्ट्रेलिया के पास ना होके पहुंच जाएगा किसके पास? साउथ अमेरिका के पास। अब जब सारा गर्म पानी इधर पहुंच जाएगा तो उसके नीचे का सारा ठंडा पानी कहां पहुंच जाएगा? वो इधर आ जाएगा। अब ये सारा गर्म पानी साउथ अमेरिका के पास पहुंच कैसे गया, वो मुद्दा है। तो वो हम अगली स्लाइड में दोस्तों देखते हैं। हम इसको अगली स्लाइड में देखेंगे कि ये सारा गर्म पानी उधर पहुंच कैसे गया। अब सुनो, ला नीना में क्या हुआ था? हवाएं जो थी ट्रेड विंड्स वो इतनी भयंकर चली, सारा गर्म पानी उछल के इधर आ गया। एल नीनो की सिचुएशन में क्या होता है? देखो ट्रेड विंड्स क्या हो चुकी हैं? बहुत कमजोर हो गई हैं, बहुत वीक हो गई हैं, तो ये पानी को बिल्कुल भी धकेल नहीं पाती हैं और सारा का सारा पानी जो है साउथ अमेरिका के पास ही, सारा का गर्म पानी तो ऑटोमेटिकली है ही क्योंकि इक्वेटर वाला इलाका है, गर्म पानी तो वैसे ही बहुत सारा यहां पर होता है ना। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं अब ये क्या हो चुकी हैं? बहुत वीक हो चुकी हैं, कमजोर हो चुकी हैं, गर्म पानी को धकेल नहीं पा रही इधर, तो सारा का सारा जो गर्म पानी है वो साउथ अमेरिका के पास रह गया। ठीक है, अब जब सारा का सारा गर्म पानी यहां पर रह गया, सारा का सारा गर्म पानी यहां पर रह गया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या गर्म पानी में मछली आएगी? क्या गर्म पानी में मछली आएगी? नहीं आएगी। तो जो पेरू के अंदर जो फिशिंग इंडस्ट्री थी वो क्या हो जाएगी? चौपट। इतना क्लियर हुआ? अब गर्म पानी है तो बादल तो बनेंगे
और बारिश तो आएगी, तो बारिश तो खूब आती है, पानी वानी खूब मिलता है, इनफैक्ट खूब भयंकर बारिश आती है, बाढ़ की सिचुएशन आ जाती है। लेकिन चूंकि गर्म पानी है तो मछली का बिजनेस हो जाता है ठप। तो भैया ला नीना में साउथ अमेरिका वाले सूखे से परेशान थे, एल नीनो में गर्म पानी आ गया तो मछली गायब हो गई। तो मतलब ना तो ला नीना अच्छा है साउथ अमेरिका के लिए, और ना ही एल नीनो अच्छा है। ला नीना में बेचारे सूखे से त्रस्त रहते हैं, और एल नीनो में गर्म पानी की वजह से मछली सारी भाग जाती हैं, तो फिशिंग इंडस्ट्री पूरी ठप पड़ जाती है। ठीक है, अब देखो, अब उधर गर्म पानी है तो उसके नीचे का सारा ठंडा पानी खिसक के ऑटोमेटिकली किसके पास आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पास जब इतना सारा ठंडा पानी आ जाएगा तो ठंडे पानी से थोड़ी ना भाप बनती है, भाप बनेगी नहीं, बादल बनेंगे नहीं, बादल बनेंगे नहीं, लो बादल नहीं बनेंगे, बादल बनेंगे नहीं तो सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि बारिश नहीं, बादल नहीं है तो बारिश कैसे होगी? सूखा पड़ जाएगा। तो आप देखो ऑस्ट्रेलिया में कंडीशन कैसे आ गई? ऑस्ट्रेलिया में जो कंडीशंस आ गई है दोस्तों, वो कैसी आ गई है? वो सूखे वाली कंडीशन आ गई है, और वहां पर मछलियां चली गई बेचारी। ठीक है, तो एल नीनो में हमने क्या लिखा? एल नीनो में ला नीना का ऑपोजिट होता है। कमजोर ट्रेड विंड्स होने की वजह से गर्म पानी वेस्ट में, यानी कि इस साइड ऑस्ट्रेलिया तक नहीं जा पाता, और वहीं पर ईस्ट तक जो है सीमित रह जाता है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों आपको? अब चलो अब आपका छोटा सा लिया जाए टेस्ट। तो देखें जरा, यहां पर मैं लिख देता हूं नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं नॉर्मल सिचुएशन, एक एक करके आपका यहां पर हम टेस्ट लेंगे। हमने यहां पर लिख दी दोस्तों नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन में क्या था? नॉर्मल सिचुएशन में था ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से पहले हम बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से क्या सिचुएशन थी? ऑस्ट्रेलिया के पास देखो नॉर्मल सिचुएशन में गर्म पानी आ गया था, गर्म पानी आ गया था तो सारी की सारी हवा ऊपर भाप बन के चली गई थी, तो प्रेशर कैसा क्रिएट हो गया था? प्रेशर क्रिएट हो गया था लो। अब हवा ऊपर गई थी तो बादल बने थे, तो नॉर्मल बादल बने थे, तो बारिश भी कैसी होती है? नॉर्मल बारिश जो है, नॉर्मल रेन देखने को हमको मिल जाती है। और वहीं पर गर्म पानी यहां पर आ गया था, तो मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं कि गर्म पानी यहां पर आ गया था, जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया के पास जो है आ गया था। अब सीधी से मुझे बात बताओ, जब सारा गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास आ गया है तो उस गर्म पानी के नीचे का जो ठंडा पानी है, जो ठंडा पानी है वो किसके पास पहुंच जाएगा? जो ठंडा पानी है दोस्तों वो पहुंच जाएगा किसके पास? साउथ अमेरिका के पास। ठंडे पानी से आकर्षित होंगी मछलियां, तो फिशिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया हो जाएगी साउथ अमेरिका के अंदर, तो फिशिंग इज गुड। ठीक है, फिशिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये नॉर्मल सिचुएशन की कहानी थी, यहां तक कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। अब मैं नॉर्मल सिचुएशन को हटाता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं दोस्तों ला नीना। कौन सी सिचुएशन हम यहां पे लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे ला नीना। अब ला नीना के नजरिए से दोनों को हम कंपेयर करते हैं। पहले हम यहां पर लिख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर के पश्चिम में है। ठीक है, तो वेस्ट, वेस्ट पैसिफिक प्रशांत महासागर का पश्चिम वाला इलाका है। और उसके बाद दोस्तों मैंने यहां पे लिख लिया कौन सा? मैंने यहां पे लिख लिया साउथ अमेरिका। मैंने यहां पे लिख लिया साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका प्रशांत महासागर के पूर्व में आता है, तो मैंने इसको यहां पे क्या लिख दिया? मैंने इसको यहां पर लिख दिया ईस्ट पैसिफिक। क्या लिख दिया दोस्तों मैंने इसको यहां पर? ईस्ट पैसिफिक। अब ध्यान दो, ला नीना में क्या हो रहा था कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो बहुत तेज हो गई और सारा का बहुत सारा गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ गया। तो ऑस्ट्रेलिया में हम लिख देते हैं टू मच गर्म पानी। ठीक है, टू मच गर्म पानी लिख देते हैं। ओके, टू मच गर्म पानी। अब भैया टू मच गर्म पानी आ रहा है, तो टू मच गर्म पानी आएगा तो सीधी सी बात है बहुत सारी भाप ऊपर बनेगी, बहुत सारी भाप ऊपर बनेगी, नीचे तो कंप्लीट लो प्रेशर हो जाएगा, और नॉर्मल लो नहीं होगा, वेरी 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 लो हो जाएगा। और जब सारी हवा भाप बन के ऊपर जाएगी तो बादल बहुत ज्यादा बनेंगे और वेरी हाई रेनफॉल होगा, वेरी हाई रेन होगा। अब ज्यादा रेन भी अच्छी नहीं है और वेरी हाई रेन होगा तो ऑस्ट्रेलिया में क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ जाएगी, यानी कि फ्लड्स आ जाएगा। अब जब इतना सारा गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास बैठा है तो उसके नीचे का सारा ठंडा पानी खिसक के कहां पहुंच जाएगा? साउथ अमेरिका के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं दोस्तों? टू मच ठंडा पानी। यहां पर बहुत सारा क्या पहुंच जाएगा? साउथ अमेरिका के पास टू मच ठंडा पानी। अब जब ठंडा पानी दोस्तों ज्यादा पहुंच गया है तो भाप तो बन नहीं पाएगी, तो बादल बनेंगे नहीं, है ना? नो क्लाउड्स, नो क्लाउड्स, बादल बन नहीं पा रहे,
नो रेनफॉल, नो रेन, तो अब क्या हो जाएगा, ड्राउट आ जाएगा। ड्राउट का मतलब क्या है, ड्राउट का मतलब क्या है, सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। और इससे एक और दोस्तों, बस हाँ ये ठीक है, सूखा पड़ जाएगा, सूखे की समस्या हो गई वहां पर, ओके। ये लानीना की सिचुएशन हो गई। अब देखो जरा एल नीनो, देखो एल नीनो, चलो मैं इसको यहीं पर सर्कल बना लेता हूं, यहीं पर सर्कल बना लेता हूं, और इस तरफ मैं यहां पर डाल देता हूं ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों प्रशांत महासागर के कहां पर आता है, ये वेस्ट में आता है, ईस्ट में आता है, तो प्रशांत महासागर ये है, ऑस्ट्रेलिया ये है, तो ये वेस्ट में आता है। तो मैं इसको वेस्ट पे से, ये रिवाइज करवा रहा हूं आपको, ठीक है ना, ये रिवाइज का ही दोस्त यहाँ पे इंपॉर्टेंट खेल है। नहीं तो व्यक्ति को उस समय तो सब समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में सारा गड़बड़ हो जाता है। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की जो सिचुएशन है वो प्रशांत महासागर के पूर्व में आता है, तो इसको हमने लिख दिया ईस्ट पैसिफिक। क्या लिख दिया हमने इसको, ईस्ट पैसिफिक जो है दोस्तों हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब देखो एल नीनो में क्या है, जो ट्रेड विंड्स हैं, जो व्यापारिक पवन है, वो काफी कमजोर हो गई हैं, काफी कमजोर हो गई हैं, तो गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया तक खिसक के आ ही नहीं पाया, सारा गर्म पानी साउथ अमेरिका के पास रह गया है, ठीक है। तो सारा गर्म पानी, सारा गर्म पानी यहीं रह गया, सारा गर्म पानी यहीं रह गया। जब सारा गर्म पानी होगा, नो फिश विल कम, गर्म पानी में मछली आएगी नहीं, गर्म पानी में मछली आएगी नहीं, नो फिश विल कम। फिशिंग इंडस्ट्री चौपट, फिटिंग कह रहा हूं सॉरी, जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो क्या हो जाएगी, चौपट हो जाएगी, यानी कि फ्लॉप हो जाएगी। ये समस्या हो गई यहां पर भयंकर वाली, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में गर्म पानी पहुंच नहीं पाया, ऑस्ट्रेलिया में गर्म पानी पहुंच नहीं पाया, यहां पर सारा का सारा पानी कैसा रह गया, यहां पर सारा का सारा पानी ठंडा रह गया। जब ठंडा पानी होगा तो भाप बनेगी नहीं, भाप बनेगी नहीं तो क्लाउड्स नहीं होंगे, और दोस्तों क्लाउड्स नहीं होंगे तो नो रेन, नो रेन, और रेन नहीं होगी तो दोस्तों आपको पता है कैसा सिचुएशन आ जाएगा, ड्राउट का सिचुएशन आ जाएगा। और ड्राउट को आप लोग क्या बोलते हो, ड्राउट को दोस्तों आप लोग सूखा बोल देते हो। इतना क्लियर हुआ आप सभी को, बहुत बढ़िया, बढ़िया चंगा, ठीक है। तो अब इंडिया पर असर समझो, इंडिया पे इसका क्या असर होता है, ठीक है। तो यहां पर एक काम करता हूं, यहां पर मैं बना देता हूं ये इंडिया, और यहां पर ये मेडागास्कर वगैरह यहां पर, और ये हमारा जो है अरब सागर है, ये हमारा अरब सागर है, इधर अरेबियन सी है, और जो मानसून की हवाएं होती हैं वो यहां से यहां इंडिया में एंटर करती हैं, और इंडिया में जो है बारिश हो जाती है, ठीक है। ऐसा ही होता है। अभी मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूं ला नीना, ठीक है, क्योंकि जो ला नीना होता है ना, ला नीना ये इंडिया के मानसून के लिए गुड होता है। तो गुड कैसे होता है समझना। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, ला नीना के अंदर दोस्तों क्या होता है, ला नीना के अंदर ऑस्ट्रेलिया की तरफ काफी ज्यादा जो है गर्म पानी आ जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में सिचुएशन हो जाती है लो, वेरी लो प्रेशर की। और जो हमारा साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, जब सारा गर्म पानी इधर आ जाएगा तो सारा ठंडा पानी उधर खिसक जाएगा, ठंडा पानी इधर खिसक जाएगा, तो यहाँ पे सिचुएशन कैसी हो जाती है, हाई सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हाई सिचुएशन है ना, अब देखो ऑस्ट्रेलिया में जो लो प्रेशर क्रिएट होता है वो उतना शक्ति, मतलब आप ये समझ लो कि ये जो पूरा प्रभाव प्रशांत महासागर में क्रिएट हो रहा है ना, इस पूरे प्रभाव में जो सबसे ज्यादा कंट्रोल डालता है भारत के मानसून पर, वो डालता है कि साउथ अमेरिका की साइड में सिचुएशन कैसी है। इस बात को याद रखना, चाहे ट्रिक के माध्यम से याद रख लो, चाहे कॉन्सेप्ट के माध्यम से याद रख लो, कि भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि साउथ अमेरिका में सिचुएशन क्या है। अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर ये मेडागास्कर वाले इलाके से चलो इसको सिंपल बोलो, यहां पर अफ्रीका है, अफ्रीका के पास यहां पे अरब सागर है ऊपर, तो यहां पर भैया हाई प्रेशर रहा होगा। अब सुनो, जब गर्मियों में भारत की जो भूमि है जब बहुत गर्म हो जाती है, तो गर्म होती है तो यहाँ की सारी हवा कहाँ उठती है, ऊपर उठती है। जब सारी हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है तो नीचे कोई हवा बचती नहीं है। तो गर्मियों में इंडिया में कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, गर्मियों में इंडिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सारी गर्म हवा ऊपर होके गर्म होके ऊपर चली जाती है, नीचे कुछ बचता नहीं है। तो नीचे प्रेशर कैसा हो जाता है, लो हो जाता है। और यहां पर कैसा होता है, यहां पर हाई रहता है, तो ये हाई से लो की तरफ जाता है। अब हाई से हाई की तरफ तो अट्रैक्ट होगा नहीं,
तो इसीलिए क्या होता है, ला नीना की परिस्थिति में मानसून पे अपना कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बढ़िया चंगा अपना मानसून चलता है। तो ला नीना इंडियन मानसून के लिए बुरा नहीं है। अभी इस डायग्राम को बना रहने देता हूं, एल नीनो से कंपेयर करूंगा तो चीजों में आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहां पर अपना इंडिया का मैप बना लेते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप बन गया और यहां पर हमने लिख दिया गर्मियों का मौसम है, सारी हवा गर्म होके ऊपर, नीचे कुछ हवा बचेगी नहीं, तो प्रेशर कैसा क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर लो, और यहाँ पर हम अपना अरब सागर बना देते हैं और यहाँ से मानसूनी हवाएं जो हैं भारत में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर प्रेशर कैसा होता है, यहाँ पर प्रेशर हाई होता है, तो हाई से लो में प्रवेश करती है और इसीलिए भारत के अंदर मानसून जो है आता है। अब एल नीनो की परिस्थिति में क्या होता है, एल नीनो की परिस्थिति में क्या होता है कि जो व्यापारिक पवन है, जो ट्रेड विंड्स हैं, वो काफी कमजोर हो जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ गर्म पानी आ नहीं पाता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ गर्म पानी आ नहीं पाता है, सारा का सारा ठंडा पानी ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ा रहता है। तो ठंडा पानी रहेगा तो सारी ठंडी हवा नीचे ही रहेगी, सिचुएशन हाई प्रेशर की हो जाएगी। लेकिन यहां पर सारा ठंडा पानी रहता है, अब व्यापारिक हवा जो है वो कमजोर पड़ गई, तो सारा गर्म पानी इधर आ नहीं पाया, सारा गर्म पानी साउथ अमेरिका के पास ही रह गया, सारा गर्म पानी साउथ अमेरिका के पास रह गया। जब सारा गर्म पानी यहां पर है तो सारी गर्म हवा ऊपर उठेगी और नीचे जो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा वो कैसा क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब देखो समस्या क्या है, अब ये जो हाई प्रेशर वाली हवा है ना, ये भारत की ओर आकर्षित ना होके ये इस वाले लो प्रेशर की ओर आकर्षित हो जाती है और जिस वजह से सारी की सारी मानसूनी हवा जो भारत में आनी चाहिए थी वो कहां पहुंच जाती है, वो साउथ अमेरिका के पास पहुंच जाती है। और इसीलिए एल नीनो के दौरान भारत में मानसून नहीं आ पाता, इसीलिए भारत के लिए बुरा है। क्या, एल नीनो, क्योंकि ये भारत में सूखा पैदा कर देता है। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जो इस वीडियो में एफर्ट्स डाले हैं क्या आपको वो मतलब वो पहचान में आ पा रहे हैं नहीं, बिकॉज मैंने कोशिश पूरी ऐसी करी है कि मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन दूं चीजों के, जो आपको फटफट झटपट याद रहे। ऐसे में दो चार आड़े टेढ़े शब्द बता दूं फिर आप ये सोचो कि यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था कि भारत के मानसून पर एल नीनो और ला नीना का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि साउथ अमेरिका में प्रेशर कैसा क्रिएट है। हाई प्रेशर क्रिएट है तो हाई हाई की तरफ जाएगा नहीं, यहीं पे लो की तरफ जाएगा, बारिश होती रहेगी। ला नीना में कोई दिक्कत नहीं है, एल नीनो में वहां पर बन गया लो, तो ये सारा हाई प्रेशर वहां लो की तरफ आकर्षित हो जाएगा, भारत की ओर आएगा नहीं, तो भारत में सूखा पड़ जाएगा। तो एल नीनो इज बैड फॉर इंडिया। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा, उसके बाद मैंने एक चीज आपको समझाई नहीं, जो कि क्या होती है, हाँ पहले एक फैक्ट सुन लो। फैक्ट क्या है, फैक्ट है भैया कि एल नीनो की खोज किसने करी। वैसे तो आप कहोगे सर ला नीना की खोज किसने करी, देखो एल नीनो, ला नीना, इन सब की खोज इन्हीं दो व्यक्तियों ने करी है। एक का नाम है गिलबर्ट वॉकर, याद रखना ये फैक्चुअल वाला क्वेश्चन है आपका, और गिलबर्ट वॉकर के साथ साथ जैकब जर्कनीज, ठीक है, बी साइलेंट है, तो गिलबर्ट वॉकर और जैकब जर्कनीज। याद है नॉर्मल सिचुएशन में कौन सा सेल बनता है, वॉकर सेल, तो ये इन्हीं के नाम पे वॉकर सेल पड़ा है, गिलबर्ट वॉकर, ठीक है। तो ये फैक्चुअल हो गया। अच्छा, मैंने उसके बाद आपको दक्षिणी दोलन नहीं समझाया ना। अब आप कहोगे सर दक्षिणी दोलन समझाने में कितना समय लगेगा, मैं कहूंगा 10 सेकंड। आपको लगे ऐसा कैसे, सुनो देखो समझना, बस समझने का कॉन्सेप्ट है। जब ट्रेड विंड्स शक्तिशाली होती हैं तो वो सारा गर्म पानी इधर भेज देती हैं हॉट, और इसके नीचे का जो ठंडा पानी होता है वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है कोल्ड, ऐसा। जब व्यापारिक पवन कमजोर हो जाती हैं, जब व्यापारिक पवन क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तो गर्म पानी यहां आ नहीं पाता, यहां पर पानी कैसा रह जाता है, कोल्ड, और सारा गर्म पानी कहां हो जाता है, सारा गर्म पानी हो जाता है हॉट यहां पर। तो जैसे यहां पे गर्म पानी होता है तो ठंडा पानी खिसक के ऑटोमेटिकली कहां आ जाता है, यहां पर आ जाता है। तो देखो हवा की वजह से, विंड की वजह से पानी के अंदर ये जो मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ऑस्किलेशन। और चूंकि ये हमारी पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, पैसिफिक ओशन, ये सब कहां आ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है। साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, इसीलिए हम इसके आगे एक शब्द लगा देते हैं सदर्न।
और आगे क्या लगाते हैं, ऑस्किलेशन क्या होता है, ऑस्किलेशन यही तो होता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, हिंदी में बोलोगे दोलन, पहले इधर फिर इधर, गर्म पानी इधर तो ठंडा पानी इधर पहुंच गया, गर्म पानी इधर आ गया तो ठंडा पानी इधर आ गया। तो ये जो पानी का इधर से उधर मूवमेंट हो रहा है, और क्यों हो रहा है, विंड की वजह से, कि विंड अगर तेज चलती है गर्म पानी इधर, गर्म पानी इधर तो ठंडा पानी इधर, विंड अगर स्लो चल रही है, कुछ प्रभाव डाल नहीं रही, तो सारा का सारा गर्म पानी इधर ही बैठा है, तो नीचे का ठंडा पानी खिसक के इधर आ गया। तो ये जो पानी का मूवमेंट हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्किलेशन, यानी कि दोलन। अब चूंकि सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, सदर्न ऑस्किलेशन, यानी कि दक्षिणी दोलन। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और कई बार एल नीनो और सदर्न ऑस्किलेशन को मिला के हम जो नाम देते हैं दोस्तों, हम जो नाम देते हैं वो देते हैं एनसो। ठीक है, तो ये भी आप कंफ्यूज मत करना, ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब एक और फैक्ट मैं दोस्तों आपको बता दूं, इसको बस मेमोरी के लिए याद रखना। जब भी आपके सामने आएगा ला नीना, तो ला नीना में आपको क्या बोलना है कि ला नीना एक कोल्ड कॉन्सेप्ट है, यानी कि ठंडा। इसका मतलब क्या है कि ला नीना के दौरान समुद्र का जो पानी होता है वो एवरेज से थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, और जो एल नीनो होता है, एल नीनो जो है ये थोड़ा सा गर्म कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये वार्म कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब एल नीनो आता है तब समुद्र का जो तापमान है वो सामान्य से थोड़ा सा अधिक हो जाता है। तो ये ठंडा कॉन्सेप्ट है, वार्म कॉन्सेप्ट है। याद रखने का तरीका क्या है, एल नीनो के दौरान भारत में सूखा पड़ जाता है, सूखे में गर्मी होती है, तो वो एल नीनो वार्म कॉन्सेप्ट है। ला नीना के दौरान भारत में वर्षा खूब अच्छी खासी रहती है, तो ठंडा रह जाता है, तो इसीलिए ला नीना क्या है, एक कोल्ड कॉन्सेप्ट है। याद रख पाएंगे, बहुत आराम से आप याद रख पाएंगे। अब देखिए मैंने यहां पर आपके लिए क्वेश्चंस लगाए हैं। देखो ये एक मैंने डिफिकल्ट और इजी दोनों क्वेश्चन लगाए हैं, 3-4 क्वेश्चन है, इसी में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ना। ये 2 स्टेटमेंट आपको पढ़नी है, किसके नजरिए से, ये 2 स्टेटमेंट दोस्तों आपको ला नीना के नजरिए से पढ़नी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इक्वाडोर और पेरू। इक्वाडोर नहीं पता कहां है, लेकिन पेरू तो पता है ना। पेरू कहां आता है दोस्तों, पेरू आता है साउथ अमेरिका। जी हां, हमने अच्छे से पढ़ा है। और ला नीना के नजरिए से देखना है तो पहले रिवाइज कर लेते हैं। ला नीना मतलब ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा, ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा, तो सारा गर्म पानी कहां पर, सारा का सारा गर्म पानी आपके ऑस्ट्रेलिया के पास, और सारा का सारा ठंडा पानी खिसक के कहां पहुंच जाता है, सारा का सारा ठंडा पानी खिसक के साउथ अमेरिका के पास पहुंच जाता है। जब इतना सारा ठंडा पानी साउथ अमेरिका के पास पहुंचेगा तो बादल नहीं बनेंगे और साउथ अमेरिका में सूखा पड़ जाएगा। तो ला नीना के दौरान साउथ अमेरिका में सूखा पड़ता है, ये तो हमको समझ में आ गया। अब चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। तो ड्राउट इन इक्वाडोर। अब मुझे बताओ, साउथ अमेरिका में सूखा पड़ेगा क्योंकि वहां पे सारा ठंडा पानी है, तो इन्होंने देखो शब्द क्या लिखा है, ड्राउट पड़ जाएगा। पेरू में और इक्वाडोर में ड्राउट पड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है भैया, साउथ अमेरिका में सूखा ही पड़ेगा, नो डाउट। ठीक है, टेम्परेचर कम रहेगा, बिल्कुल सही बात है, सारा ठंडा पानी तो वहीं पहुंच गया तो टेम्परेचर तो अधिक होगा नहीं, ये भी बिल्कुल सही बात है। हाई प्रेशर, सारा ठंडा पानी वहीं पर है, भाप बन के ऊपर जाएगा नहीं, सारी हवा नीचे बैठी रहेगी, तो प्रेशर कैसा होगा, हाई। आ रहे हैं मजे। और ये सब कहां हो रहा होगा, ईस्टर्न पैसिफिक। तो भैया पैसिफिक ये है और ईस्ट साइड में जाओगे यहीं तो साउथ अमेरिका है, तो बिल्कुल सही पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट एकदम 100% सही है। उसके बाद क्या होगा, सारा का ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा तेजी से चलती हैं, ट्रेड विंड बहुत ज्यादा तेज चलती है ला नीना में। सारा गर्म पानी कहां आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पास। इतना भयंकर गर्म पानी, भयंकर बादल, भयंकर बारिश, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की साइड में तो बाढ़ आती है भयंकर ला नीना के दौरान। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, हैवी फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही बात है, ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आती है भयंकर वाली, और ला नीना का भारत के मानसून पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुड रेनफॉल होती है। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब ये होता है दोस्तों मेहनत का फल, और ये स्टेटमेंट आप कभी सही नहीं कर सकते जब तक आपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं ली है। ठीक है, फैक्ट भी देखो मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं। एल नीनो को बॉय चाइल्ड, ला नीना को गर्ल चाइल्ड, किसने इसकी डिस्कवरी की, कौन सा ठंडा कॉन्सेप्ट है, कौन सा वार्म कॉन्सेप्ट है ना। अब जरा ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इनमें से किसे हम एक कोल्ड इवेंट यानी कि ठंडी घटना कहते हैं। ला नीना के दौरान भारत में अच्छी खासी बारिश होती है, माहौल ठंडा रहता है, तो ला नीना आंसर होना चाहिए, ला नीना इसका आंसर है। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से वो कौन सा है, इनमें से वो कौन सी इवेंट है, कौन सी प्रतिक्रिया है जहां पर सामान्य के मुकाबले, नॉर्मल के मुकाबले समुद्र के पानी का जो तापमान है वो अधिक गर्म हो जाता है। गर्म, एल नीनो के दौरान भारत में सूखा पड़ता है, और सूखा मतलब गर्म, तो एल नीनो इसका आंसर होना चाहिए, एल नीनो। ठीक है, एल नीनो के दौरान भारत में क्या पड़ता है? सूखा। सूखा का मतलब क्या होता है? गर्म। तो गर्म किसकी वजह से हुआ? एल नीनो। तो एल नीनो इज द राइट आंसर। ठीक है, इस ट्रिक से आप इसको याद रखना। एक और क्वेश्चन देखो, ये जो एल नीनो नामक घटना है, ये जो एल नीनो नामक घटना है, ये किस महासागर में होती है? तो भैया एल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, सदर्न ऑस्किलेशन, ये सब कौन से महासागर में होता है? तो ये सब कुछ प्रशांत महासागर में होता है, और प्रशांत महासागर के भी दक्षिण वाले हिस्से में, साउथ वाले हिस्से में। ओके, चलो ये भी हो गया। खटाखट क्वेश्चन बनेंगे इसमें दोस्तों। मैंने और ज्यादा ऑप्शंस लगाए नहीं है इसमें, बस आपको सही और गलत स्टेटमेंट चूज करनी है। सबसे पहले क्या है इसमें, यहां पर आपको एक और फैक्ट सीखने को मिलेगा दोस्तों। जो एल नीनो का, जो ये एल नीनो की कंडीशन होती है ना, ये 2 से 7 साल के बीच में होती है। कभी कभार 3 साल में एक बार, कभी कभार 7 साल में एक बार, इस प्रकार से होती है। तो यहां पर ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही है। अगर इस प्रकार से कोई स्टेटमेंट आ जाए तो इसको याद रखिएगा, प्रत्येक 2 या 7 वर्षों में एल नीनो की आने की संभावनाएं होती हैं। ये भी आपका दोस्तों एक फैक्ट है। इसके अलावा सब हमारा पुरानी चीज पे हमको सीखना है। इट ब्रिंग, इट का मतलब यहां पे क्या है? एल नीनो। कि जब एल नीनो आता है तो ईस्टर्न पैसिफिक में सूखा लेके आता है। जरा ध्यानपूर्वक सुनते हैं दोस्तों, ये हमारा पैसिफिक है और ये हमारा ईस्टर्न पैसिफिक यानी कि पूर्वी प्रशांत महासागर है, और यहां पर तो हमारा ईस्ट साइड में तो ऑस्ट्रेलिया आता है। तो एल नीनो के दौरान क्या होता है? हवाएं काफी कमजोर हो जाती हैं, सारा गर्म पानी साउथ अमेरिका की तरफ रह जाता है। गर्म पानी साउथ अमेरिका में, तो ठंडा पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ ठंडा पानी, तो भाप बनती नहीं, भाप बनती नहीं, बादल बनते नहीं, बादल बनते नहीं, ऑस्ट्रेलिया में सूखा हो जाता है। तो ड्राउट टू द ईस्टर्न पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक मतलब ऑस्ट्रेलिया में सूखा आ जाता है। ये स्टेटमेंट भी लेकिन ये किसके नजरिए से बोल रहा है? इट ब्रिंग्स ड्राउट टू द ईस्टर्न पैसिफिक। अरे यार, ऑस्ट्रेलिया तो वेस्ट में आता है। ओ माय गॉड, ये मैंने कैसा डायरेक्शन बना दिया। सॉरी यार, ये तो हम गड़बड़ करते करते बच गए भैया। ये है हमारा पैसिफिक, और ये है हमारी पूर्व दिशा, और ये है हमारी वेस्ट दिशा। ऑस्ट्रेलिया तो वेस्ट में आता है, और एल नीनो के दौरान गर्म पानी यहां रह जाता है साउथ अमेरिका में, ठंडा पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाता है। ठंडा पानी इधर आता है, बादल बन नहीं पाते, बारिश हो नहीं पाती, तो कायदे से एल नीनो के दौरान वेस्ट वाली साइड में सूखा आता है। और ये क्या बोल रहा है? सूखा आता है ईस्ट वाली साइड में। ना जी ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये तो सही थी, ये गलत है, क्योंकि एल नीनो में सूखा पड़ता है पश्चिम, प्रशांत महासागर के पश्चिम में, ना कि पूर्व में। ये गलत है। उसके बाद दोस्तों, एल नीनो के दौरान कोरल ब्लीचिंग यानी कि मूंगा विरंजन नहीं हो पाता। अब दोस्तों इसको कनेक्ट करेंगे। एल नीनो में समुद्र का तापमान बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है ना। गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाती है एल नीनो के दौरान। तो जब गर्मी बढ़ती है ना, समुद्र के पानी की जब गर्मी बढ़ती है, तो उसके अंदर नीचे जो कोरल होते हैं, जो मूंगे होते हैं, तो ज्यादा तापमान होने की वजह से उनका रंग उड़ने लगता है। तो कायदे से एल नीनो आएगा तो समुद्र के पानी का तापमान बढ़ेगा और कोरल ब्लीचिंग होगी, उनका रंग उतरेगा। और ये क्या बोल रहा है कि कैन नॉट कॉज कोरल ब्लीचिंग, यानी कि एल नीनो के दौरान जब पानी गर्म होगा तब उस दौरान कोरल ब्लीचिंग नहीं होगी, जबकि होगी, क्योंकि पानी गर्म हुआ है तो इनका ब्लीचिंग होगा, इनका रंग उतरेगा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट इस परिस्थिति में हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि एल नीनो आएगा तो डेफिनेटली कोरल ब्लीचिंग होगी, मूंगों का विरंजन होगा, उनका रंग उतरेगा गर्मी की वजह से। ये सही है, ये दोनों गलत हैं। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है? एल नीनो के दौरान गर्म हो जाता है पानी, गर्म हो जाता है पानी। कहां पर पानी गर्म हो जाता है? पूर्व, प्रशांत महासागर के पूर्व दिशा में। ये प्रशांत महासागर है, ये इसकी ईस्ट साइड है, तो हवाएं कमजोर हो जाती हैं एल नीनो में, सारा गर्म पानी ईस्ट में रह जाता है। डेफिनेटली यहां पर गर्म पानी होता है
और ईस्ट साइड में गर्म पानी आता है, बिल्कुल सही है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही है दोस्तों। तो ये ए और डी सही थी और बी और सी गलत थी। ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, इसका डिफिकल्टी लेवल हाई है, लेकिन ये इस बात का प्रूफ है कि अगर आपके कॉन्सेप्चुअल बहुत स्ट्रांग हैं तो चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, मजाल है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो दोस्तों ये लेक्चर हो गया है 1 घंटा 4 मिनट का, माफी चाहूंगा मैं इसको इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं कर पाया, लेकिन पूरा कलेजा काट के निकाल के दे दिया आपको इस लेक्चर में। एक भी चीज नहीं छोड़ी, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा, एक भी फैक्ट नहीं छोड़ा और एमसीक्यू भी नहीं छोड़े दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अगर आपको हमारी मेहनत जो है पसंद आ रही है, टीचिंग की क्वालिटी, टीचिंग का लेवल आपको पसंद आ रहा है, तो दोस्तों जरूर और जरूर हमारे ऑनलाइन के मेंस कोर्स में जुड़िए, वहां से अपनी मेंस की पूरी तैयारी करिए। और एक दफा अगर आपने मेंस की पूरी तैयारी कर ली, मजाल कि आपका प्रीलिम्स रुक जाए। और अगर आप इंदौर आके हमारे उन टॉप 20 स्टूडेंट्स के बैच में बैठना चाहते हो, एक साल में हम केवल 20 ही बालकों को पढ़ाते हैं, तो अगर आप उन एस्पिरेंट्स के ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो तो वेलकम टू इंदौर एंड वेलकम टू एकेएस सिविल एकेडमी। आज के लिए दोस्तों मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।